हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं बीजीपीटी क्लासेस से राजेश सर। आज समर्पण बैच का मेरा तीसरा क्लास है, तो क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का मोटिवेशन श्लोक है, हवाओं से कह दो कि अपने औकात में रहे, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं बच्चों। तो हौसला बुलंद है तो फिर क्या ही बात है। चलिए आगे बच्चों, हम लोग आगे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये जानना चाहते हैं कि एक चार्ज क्या क्या करता है। तो ये चार्ज क्या करता है, ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनता है। तो इसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है। तो कहता है कि किसी आवेशों के आसपास का वह क्षेत्र जिसके आसपास कोई दूसरा यदि चार्ज पार्टिकल आ जाए, आवेश आ जाए, तो वो क्या करता है, वो बल महसूस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जैसे यहाँ पे परिभाषा के तौर पे लिखा गया है, द रीजन अराउंड अ सिस्टम ऑफ चार्ज इन विच अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। किसी दिए गए आवेशों के निकाय के आसपास का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश रख दिया जाए, तो दूसरे वह दिए गए आवेशों के द्वारा वह क्या करता है, बल महसूस करता है। तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो यहाँ पर एक क्षेत्र है जो ढेर सारा चार्ज पार्टिकल है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, ढेर सारा है। तो ये सिस्टम ऑफ चार्ज है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक चार्ज जो है जब रेस्ट में रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो समझेंगे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है। तो कहेंगे अंदर एक कोई चार्ज पार्टिकल आया Q0, जब लाते हैं इस चार्ज सिस्टम ऑफ चार्ज के प्रेजेंस में, तो ये चार्ज जो है Q0 इस के वजह से ये बल महसूस करता है। तो हम लोग समझते हैं कि इसके आसपास क्या है, विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। बच्चों समझे कि नहीं, ये क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग चलेंगे और अलग अलग पहलुओं को हम लोग क्या करेंगे जी, पढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम लोग जानना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो जैसे हम लोग समझते हैं कि मान लेते हैं एक Q चार्ज है और Q चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो किसी खास डिस्टेंस पे यहाँ पे एक रखते हैं Q0 चार्ज। क्यों, क्योंकि हम लोग जानना चाहते हैं कि इस Q0 चार्ज जो है P पॉइंट पर जो है रखा गया है, P पॉइंट पर Q0 चार्ज की वजह से Q चार्ज की वजह से Q0 चार्ज पे कितना फोर्स लगता है। तो हम लोग कहेंगे कि इस Q चार्ज की वजह से इस Q0 चार्ज पे फोर्स लगता है, मान लेते हैं F। F F F F F F F F आप बात कीजिए, हल्ला नहीं कीजिए बेटा। F फोर्स लगता है, तो Q चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स लगता है F। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि Q0 चार्ज पे फोर्स लगा F, तो यूनिट चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, F बाय Q0। तो इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, जो यूनिट चार्ज फोर्स लगेगा वही। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उससे हम लोग कहते हैं उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। यहां पे क्या लिखा गया है बच्चों, यहां पर लिखा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ना किसी पॉइंट के लिए वैल्यूएबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज अ पॉइंट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु के लिए परिभाषित होता है, सबके लिए नहीं, खास बिंदु के लिए। क्यों, क्योंकि एक चार्ज अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बनाएगा, ताकत बनाएगा, तो अलग अलग पॉइंट पे बच्चों अलग अलग होगा। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन ये जानते हैं जी, एक चीज और इसमें हम लोग सीखना चाहते हैं। क्या सीखना चाहते हैं, हम लोग सीख सकते हैं क्या, कि हमने सीखा कि भाई Q0 चार्ज पे फोर्स लगा F, तो यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा F बाय Q0, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड
स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो E का हम लोग यूनिट जानना चाहते हैं, तो E का यूनिट जानने के लिए हम लोग कहते हैं कि E का यूनिट इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट बाय चार्ज का यूनिट। तो कहेंगे SI यूनिट ऑफ E दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का होता है न्यूटन पर कूलम, तो हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। और यदि डायमेंशन जानना है तो न्यूटन का होता है m l t टू दी पावर -2 और 80 जो ये सॉरी चार्ज का होता है 80, तो पावर 1 है तो लिखेंगे a टू दी पावर -1 और t टू दी पावर -1। तो कुल मिलाकर के ये जो हो गया डायमेंशन आपका m l और t टू दी पावर -3 a टू दी पावर -1। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स से बना है। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि है। यह एक कौन सा राशि है बच्चों? यह एक सदिश राशि है। यदि हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? कहेंगे इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे? ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू सॉरी यहां पे ये बात होगा ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर बाय चार्ज नॉट। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं और अलग अलग चीजों को हम लोग देखना चाहते हैं। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि किसी बिंदु आवेश की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है ये Q, और इस Q चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे हम लोग को जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू क्या होगा। तो जहां पे जानना है उस पॉइंट पे हम लोग एक क्या करते हैं कि Q नॉट चार्ज रखते हैं। तो हम जानते हैं कि Q नॉट चार्ज पे जो फोर्स लगता है कितना, तो फोर्स लगता है F इज इक्वल टू E इंटू Q नॉट। क्योंकि E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट होता है तो F इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट हो जाएगा। ये जो है क्यू नॉट चार्ज में फोर्स लगता है कितना, वेक्टर E इंटू क्यू नॉट। और यदि हम लोग जानना चाहते हैं कि भाई ये है आपका Q जो खास डिस्टेंस क्यू नॉट पर है, तो दो चार्ज यदि है तो दो चार्ज के बीच एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग कहते हैं कूलम्ब फोर्स। क्या नाम देते हैं उसको? कूलम्ब फोर्स। तो Q और क्यू नॉट के बीच जो फोर्स लगेगा दैट इज F। इसको लिख दो इक्वेशन 1 और इसको हम लोग अभी लिखेंगे 2। तो कहेंगे F इज इक्वल टू K इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। और यदि वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ लिख देंगे आर कैप, वेयर आर कैप इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q टू क्यू नॉट। जो आर वेक्टर है एक यूनिट वेक्टर है जो Q से Q2 की क्यू नॉट की ओर है। तो ये इक्वेशन नंबर यदि 2 हो जाएगा तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बच्चों। तो हम क्या देखें कि एफ एफ इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या ई वेक्टर इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू के इंटू क्यू नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा तो ई का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है बच्चों। और यदि वेक्टर के फॉर्म में यदि नहीं लिखना हो तो सिंपल लिखेंगे E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। कुछ इसमें इंपॉर्टेंस जान लीजिए। मान लेते हैं प्लस क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पीसी पी पॉइंट पे मान निकालना है, आर डिस्टेंस है तो मान होता है यहाँ पे E का वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर। यदि माइनस क्यू यदि रहे डिस्टेंस आर रहे पी पॉइंट पे मान निकालना है तो भी वैल्यू होता है E इज इक्वल टू के
क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी प्लस क्यू की वजह से जो पॉइंट पी का वैल्यू होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, और माइनस क्यू की वजह से भी जो वैल्यू होता है वो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ लिए, और इसके बाद जो है वो और आगे हम लोग समझते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये आप देखिए, ये एक चार्ज्ड रिंग है, और चार्ज्ड रिंग है तो इसके सरफेस पर है, मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज, और आई एम सॉरी ये हो गया थोड़ा सा गलती। तो आप समझ सकते हैं कि इसके पास प्लस क्यू चार्ज है बच्चों। ठीक, अब यहाँ पे तो चार्ज है, इसके सेंटर से खास डिस्टेंस, यानी ये एक सर्कल है जिसका रेडियस मान लो ए है, आर नहीं मानो, ए मान लो इसको, इसका रेडियस है आर और डिस्टेंस सेंटर से इसका डिस्टेंस है आपका एक्स। तो टोटल चार्ज कितना, तो कहेंगे क्यू। किस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे मान निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम क्यू चार्ज नहीं पकड़ते हैं, छोटा सा चार्ज पकड़ते हैं जो यहाँ पर रहेगा, दैट इज डी क्यू चार्ज। तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से, इस डी क्यू चार्ज की वजह से, इस डी क्यू चार्ज की वजह से, इस डी क्यू चार्ज के वजह से इस पॉइंट पी पे मान निकालना, तो उसके लिए डिस्टेंस यदि हम लोग कहते हैं तो भाई ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के अनुसार ये डिस्टेंस आर मान लो, जिसका वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा डीई, इस डायरेक्शन में, जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर है। तो हम कहते हैं कि इस डीक्यू चार्ज की वजह से तो वैल्यू होगा, बगल में और डीक्यू है उसकी वजह से भी होगा, बगल में और डीक्यू है उसकी वजह से भी होगा। तो सबका डीई जो है कंपोनेंट तोड़ेंगे। तो पहले डीई का ये वाला तोड़ लेते हैं। तो इस डीई का एक कंपोनेंट जो थीटा की ओर होता है उसको हम लोग नाम देते हैं डीई कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर होता है उसको नाम देते हैं हम लोग डीई साइन थीटा। तो डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, तो डी साइन थीटा का हर कंपोनेंट जो है ना एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हर डीई का डी कॉस थीटा एक दूसरे से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे पॉइंट पी पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा, तो कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, पी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगा, दैट इज ई, और ई को हम लोग लिखेंगे, ई को लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीई, और डीई का वैल्यू क्या है बच्चों, तो डीई का वैल्यू है डीई, डीई का वैल्यू हम लोग निकाले नहीं है, निकाल सकते हैं। तो यहां से यदि डिस्टेंस है आर, चार्ज है डी क्यू, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। कहां लिखेंगे, मान लो यहां लिख देते हैं। तो डीई का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा के इंटू डी क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक, तो के का तो के है, डी क्यू को हम लोग तो डी क्यू लिखेंगे, बट आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू इतना है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये किसका वैल्यू है, ये डीई का वैल्यू है, ध्यान देना। ये किसका वैल्यू है बच्चों, ये डीई का वैल्यू है। तो डीई का वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो लिखेंगे E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी का वैल्यू कितना है, के डी क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है, तो हो जाएगा बाहर ओ, हाँ यहाँ पे माना जाएगा डी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा, और यहाँ भी हो जाएगा डी कॉस थीटा। तो एक बार क्या करो कि k का k लिखो, dq का dq लिखो, और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा का क्या होगा, तो इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं यदि ये थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा हो जाएगा अपोजिट एंगल, और ये ट्रायंगल में यदि थीटा है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर,
और थीटा के साथ वाला जो बेस है, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो cos थीटा बराबर होता है b/h। तो b का मान है x, h का मान है r। तो यहाँ पर लिख सकता है cos थीटा के देगा क्या, b/h। b का मान है x और h का मान है r, तो लिख देंगे r। तो जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो मान आएगा क्या, मान आएगा k, अच्छा ये सब बाहर निकल सकता है, k x भी बाहर निकलेगा और नीचे में हो जाएगा r। तो r का वैल्यू इतना है √a² प्लस x², और यहाँ पर है आपका ये पावर ये। तो यहाँ पर यदि लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ और प्लस 1 दैट इज 3/2। तो लिखेंगे a² प्लस x² टू दी पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या dq बचता है। तो dq इंटीग्रेशन ऑफ dq दैट इज q होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या k इंटू q ये वाला, तो फिर x ही लिख दो, का ही दिक्कत है। तो हम लोग जो है वो एक बार फिर से ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, k x और dq का इंटीग्रेशन होता है q, और नीचे में लिखेंगे a² प्लस x²। तो ये हो जाएगा, अच्छा पावर है 3/2 हो जाएगा। लेकिन कहता है यदि x का मान 0 हो जाए तब, तो यदि x का मान 0 कर देते हैं तो ये जो पॉइंट P है वो सर्कल के सेंटर पे चल जाएगा, और यदि सर्कल के सेंटर पे जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो जाएगा 0। तो कहता है इफ x इज इक्वल टू 0, यदि x का मान 0 रहे तो आप देख सकते हैं E का वैल्यू, तो क्या लिखेंगे E इज इक्वल टू k, तो ठीक है लेकिन x का मान 0 इंटू q, और नीचे में लिखेंगे a² प्लस x² टू दी पावर 3/2। तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 0 हो गया बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये सब जो है वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है बच्चों, तो ध्यान से देखिए। और इस बार हम लोग पढ़ेंगे लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं क्या है, तो कहता है कि विद्युत बल रेखाओं को इस प्रकार से खींचा जा सकता है कि इन रेखाओं पर खींची गई बिंदु पर किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निरूपित करता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन इन सच ए वे दैट द टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो मान लेते हैं एक लाइन खींचते हैं और एक लाइन पे हम कुछ पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट ले लिया हमने ये। तो यहाँ पर जब पॉइंट लिया तो इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे तो इस जगह के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ हो जाएगा। मान लो यहाँ पे यदि टेंजेंट खींचते हैं तो यहाँ पे नेट, ये पॉइंट ए है तो यहाँ पे ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और यदि यहाँ बी पॉइंट है तो बी पॉइंट के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बच्चों। बात समझे कि नहीं, ये ए पॉइंट के लिए, ये बी पॉइंट के लिए। मान लेते हैं यहाँ एक टेंजेंट खींचते हैं, यदि यहाँ टेंजेंट खींचते हैं, ये मान लेते हैं सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट के लिए ये क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। बात समझ में आ रहा है कि ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या हम लोग करते हैं, एक टेंजेंट खींचते हैं, और टेंजेंट खींचते हैं तो जो डायरेक्शन होता है टेंजेंट का उस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन वही हो जाता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ठीक है बच्चों। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ कुछ और बात। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, आगे चलिए और आगे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो है वो किस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि एक प्लस पॉइंट से बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालता है रेडियली आउटवर्ड, त्रिज्यीय बाहर की ओर विद्युत बल रेखाएं निकालता है। और यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज जो है वो अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा है रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कहेंगे नेगेटिव चार्ज फॉर्म रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड पॉजिटिव चार्ज क्रिएट रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं
और आगे हम लोग कुछ कुछ और देखना चाहते हैं बच्चों। तो आप यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये है एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। जब एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है और नेगेटिव चार्ज में चला जाता है। पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव चार्ज में जाता है, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव चार्ज में जाता है। तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज जब इस तरह से रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है, नेगेटिव फील्ड में नेगेटिव चार्ज में जाता है। ये क्या है, ये है दो पॉजिटिव चार्ज। जब दो पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरह से रखते हैं तो दोनों से तो निकलता है, लेकिन लग रहा है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है एक दूसरे से रिपेल कर रहा है। तो हम लोग पहले भी जानते हैं कि सेम नेचर ऑफ चार्ज रिपेल ईच अदर और डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये अट्रैक्ट को डिनोट कर रहा है, ये रिपल्सन को डिनोट कर रहा है बच्चों। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम लोग फिजिक्स का ज्ञान बढ़ाते चले जाएंगे क्योंकि हमको पास करना बहुत जरूरी है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए, तो विद्युत बल रेखाओं का हम लोग प्रॉपर्टीज यानी कि विशेषता जानना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का जो है प्रॉपर्टी, कितना प्रॉपर्टी है, हम लोग एक एक प्रॉपर्टी को देखना चाहेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी इसका परिभाषा ही हो जाता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पे क्या करते हैं हम लोग, एक टेंजेंट खींचते हैं और वो टेंजेंट बताता है उस पॉइंट के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे यदि टेंजेंट खींचते हैं तो यदि टेंजेंट हमने खींचा और अलग अलग पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट खींचा तो उस पॉइंट के लिए क्या हो जाता है, वो मान लेते हैं ये ए पॉइंट क्या है, तो ए पॉइंट के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लेते हैं बी पॉइंट है तो बी पॉइंट के लिए ये क्या हो गया जी, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलते हैं आगे हम लोग। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी सीखिए, क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। विद्युत बल रेखाएं लगातार नहीं होती है, असतत होती है। असतत होती है, इसका पहचान क्या है भाई, विद्युत पहचान क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस चार्ज से निकलता है माइनस में जाता है, प्लस चार्ज से निकलता है माइनस में जाता है, प्लस चार्ज से निकलता है माइनस में जाता है, प्लस चार्ज से निकलता है माइनस में जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती है, धनावेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। द लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा दूसरा प्रॉपर्टी, अब हम लोग देखेंगे तीसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखेंगे, तो तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग जान सकते हैं ये क्या कि लेंथ वाइज फील्ड लाइन अट्रैक्ट ईच अदर। लंबाई के अनुदिश विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करता है जी, आकर्षित करता है। तो कैसे करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू फील्ड लाइन्स, दो विपरीत आवेश एक दूसरे का आकर्षण बल लगाता है। ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो ये क्या है कि मान लेते हैं इस चार्ज को थोड़ा और नजदीक ले जाए, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है एक दूसरे से मिल जाएगा। दूर हटा देंगे तो ये हट जाए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या करेगा, मिलने लगेगा। यानी कि लंबाई के अनुदिश है, लंबाई के क्या है, अनुदिश है, उसके ओर है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर क्या करेगा, जुटेगा तो अट्रैक्ट करेगा। और दूसरा यदि हम लोग बात करते हैं किनारे से, तो कहता है किनारे से विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्या करता है, ठेलता है। साइड वाइज फील्ड लाइन रिपेल ईच अदर। इसमें क्या है, दो सेम नेचर का चार्ज रह सकता है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक पॉजिटिव चार्ज है, या नेगेटिव चार्ज दोनों भी हो सकता है, हम दिखाई नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, क्योंकि किनारे से मिल रहा है, साइड में मिल रहा है। जब जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन साइड में मिलता है तो क्या होता है बच्चों, रिपेल होता है, और लेंथ वाइज लंबाई का अनुदिश रहता है वो तो क्या होता है, आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है। ये क्या है, प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी है। तो बच्चों अब हम लोग जानना चाहते हैं पांचवा। तो पांचवा प्रॉपर्टी जानने के लिए आपको रहना होगा ध्यान रहेगा तब आप समझ सकते हैं। पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। यानी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो सर मान लेते हैं कर दे, तब मान लेते हैं एक विद्युत बल रेखाएं हैं E1, ये ठीक, और ये है E2, ठीक, ये E1 है और ये E2 है। तो जिस पॉइंट पे टच किया है ये सब दोनों क्या किया है बच्चों, कहाँ गया जी, अच्छा मान लो
तो इस पॉइंट पे क्या किया, वो टच किया। कहाँ किया है, टच यहाँ, मान लेते हैं ए पॉइंट पे। तो ये वाला लाइन का आता है, इधर टेंजेंट खींचिए, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और E2 का आता है, हमको छोड़ दीजिएगा, नहीं तो E2, तो दो डायरेक्शन हो जाएगा। और यदि दो डायरेक्शन हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। यानी कि राजेश सर यदि यहाँ हैं, क्लास ले रहे हैं, तो घर में कैसे रहेंगे, और यदि घर में हैं तो यहाँ कैसे रहेंगे, एट ए टाइम एक ही जगह पर रहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस ए पॉइंट पे जो है ना एक ही जगह पे डिनोट करता है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटता नहीं है, नेवर क्रॉस ईच अदर। बात समझ में आया बच्चों, यहाँ लिखा भी है, इफ टू फील्ड लाइंस कट ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट, दो टेंजेंट बन जाएगा, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट विल हैव ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। कहेंगे हेंस इट इज नॉट पॉसिबल, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। अगर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, किंतु दो खींची जा सकती है, किंतु किसी भी स्थान पर कुल विद्युत बल रेखा की दिशा सिर्फ एक ही हो सकती है, और ये संभव नहीं है। तो हम लोग इसीलिए कह सकते हैं क्या बच्चों, कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। चलिए आगे, छठा, नो फील्ड लाइन इनसाइड द कंडक्टर, यानी कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं रह सकता है। तो इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आया तो आया, परपेंडिकुलरली हिट किया, क्या किया, परपेंडिकुलरली हिट किया, और हिट करने के बाद फिर निकल गया, हिट करने के बाद फिर निकल गया, हिट करने के बाद फिर निकल गया। इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। चालक के भीतर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं रह सकता है। विद्युत बल रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजर सकती है, यह चालक की सतह पर टकरा कर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अतः चालक के भीतर विद्युत बल रेखाएं नहीं हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू द कंडक्टर्स, हेंस नो फील्ड लाइंस एग्जिस्ट विद इन द कंडक्टर, और ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है बच्चों। और यहाँ पर क्या लिखा है, घना मतलब प्रबल, घना मतलब प्रबल, मतलब ये जान लो कि ये है एक चार्ज बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो पॉइंट पकड़ते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो पॉइंट ए के जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेंसिटी ज्यादा है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा वैल्यू दिखेगा, और यहाँ पे कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर कम हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी जहां ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ज्यादा, और यहाँ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी कम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो जाएगा कम। जहां पे विद्युत बल रेखाओं का घनत्व ज्यादा वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू ज्यादा, जहां पे विद्युत बल रेखाओं का घनत्व कम वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू कम। यही तो बात है। चलिए आगे, सातवां प्रॉपर्टी हम लोग जानना चाहते हैं क्या, कि मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, और यदि कोई कंडक्टर है तो चार्ज से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, चार्ज से तो निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लेकिन कंडक्टर के सरफेस पर जब जाता है ना बच्चों तो क्या हो जाता है, ये परपेंडिकुलरली हिट करता है। यही तो जानना है, जब जब हिट करेगा परपेंडिकुलर लंबवत टकराएगा। द लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। बच्चों यदि हिंदी की बात की जाए तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा आवेशित चालक के सतह पर लंबवत होती है बच्चों। ये कौन सा प्रॉपर्टीज है, 8। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल जानना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली हम लोग जानते हैं, पर ध्यान से देखना है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, दो चार्ज होता है, सेम मैग्नीट्यूड का होता है, लेकिन उसका नेचर अपोजिट होता है बच्चों। यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, उसके बीच का एक खास डिस्टेंस है, तो ये बनाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। Electric dipole is the pair of equal and opposite point charges separated by a very small distance। दो समान एवं विपरीत प्रकृति का बिंदु आवेश होता है जो कि काफी कम दूरी पर एक दूसरे से क्या होता है, अवस्थित होता है। ये है माइनस क्यू और ये है आपका प्लस क्यू चार्ज। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या नाम देते हैं,
इलेक्ट्रिक डायपोल बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। और अब हम लोग पढ़ना चाहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल के स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिक डायपोल के ताकत को मेजर करने के लिए जो नया फिजिकल क्वांटिटी देखा गया, बनाया गया, जो हम लोग पढ़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो कहेंगे, इसका फॉर्मूला के हिसाब से बात करते हैं परिभाषा, तो कहता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या नाम देते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये है -q, ये है +q। तो इसका हम लोग, अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग बेसिकली P से डिनोट करते हैं। तो P इक्वल टू का आता है दोनों में से कोई एक का चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो कहेंगे कोई भी एक ले लो, और उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो उसके बीच का डिस्टेंस हमेशा लेते हैं 2a। क्या लेते हैं? 2a। क्यों लेते हैं 2a? बाद में सीखेंगे। तो कहेंगे q इंटू 2a, q इंटू 2a। तो ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। लेकिन हमको डायरेक्शन जानना है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका डायरेक्शन हमेशा कहता है द डायरेक्शन ऑफ द p इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। तो हमारे पास जो दिया गया है एक डायपोल, जिसका डायरेक्शन हो जाएगा -q टू +q, दैट इज एक्स एक्सिस की ओर। तो एक्स एक्सिस की ओर जो यूनिट वेक्टर होता है वो i कैप होता है। तो यहाँ पे हम लोग यदि वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो कहेंगे q इंटू 2a इंटू i कैप। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अच्छा, एक दो एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। जैसे हमने कहा कि एक डायपोल हमारे पास है +q और यहाँ है -q, और उसके बीच का डिस्टेंस है मान लो 5 मीटर। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो लिखेंगे P वेक्टर इज इक्वल टू Q, दोनों में से कोई एक तो आवेश का परिमाण लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, और उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। तो डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि -q से प्लस की ओर हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्शन जो लेंगे ना बच्चों, वो लेंगे ऊपर की ओर है ना, तो j क्या होता है? j कैप। तो कहेंगे q इंटू 5 मीटर, जो 5 मीटर है वही 2a है। वही क्या है? 2a है। वही क्या है बच्चों? 2a है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ और हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग को पढ़ना क्या है? पढ़ना है एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। एक्सियल लाइन पढ़ना है। तो एक्सियल लाइन क्या होता है? अ लाइन विच पासिंग थ्रू द डायपोल ऑफ -q टू +q। तो माइनस चार्ज और प्लस चार्ज की ओर गुजरने वाला जो रेखा है, उस रेखा को, उस लाइन को हम लोग नाम देते हैं एक्सियल लाइन। अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज कॉल्ड एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। वैसी सरल रेखा जो विद्युत द्विध्रुव के धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों से होकर क्या करता हो? गुजरता हो, तो उसको हम लोग कहते हैं अक्षीय रेखा। हिंदी में अक्षीय रेखा, इंग्लिश में एक्सियल लाइन। देखो बच्चों, ये जो बैच है बच्चों, ये बैच हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, साथ साथ सभी बोर्ड्स के लिए, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सभी बोर्ड्स एग्जाम के लिए है। तो बच्चों, अधिक से अधिक बच्चे इसमें जुड़ने के लिए बोले, ताकि हम और मोटिवेट हो और आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो हम बना सकें। चलिए बच्चों, आगे हम लोग चलते हैं और हम लोग जानना चाहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है? निरक्षीय रेखा। निरक्षीय रेखा का दूसरा नाम है विषुवतीय रेखा। तो कहता है कि भाई ये है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, और इलेक्ट्रिक डायपोल का -q और +q मिलाने वाला जो लाइन है, तो उसको तो बोल दिया हम लोग क्या? एक्सियल लाइन, अक्षीय रेखा। तो हम लोग को जानना है इक्वेटोरियल। तो कहेंगे कि इस -q चार्ज और +q चार्ज के बीच में एक पॉइंट लो और उस पॉइंट से एक लाइन गुजारो। हाँ, ये लाइन जो है ना, एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। क्योंकि इस पॉइंट से ढेर सारा लाइन गुजर सकता है, ये भी गुजरेगा, ये भी गुजरेगा, ये भी गुजरेगा, ये भी गुजरेगा, लेकिन ये सब जो लाइन है ना, वो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर नहीं है। तो सर कौन वाला लाइन एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर है? तो कहेंगे यही वाला लाइन एक्सियल लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या नाम देते हैं? इक्वेटोरियल लाइन बच्चों।
कौन सा लाइन बच्चों? इक्वेटोरियल लाइन, निरक्षीय रेखा। अब है क्या क्वेश्चन, आने वाले जो स्लाइड हैं वो होंगे कि एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका एक डाइपोल और डाइपोल का ये है एक्सियल लाइन। तो वहां पर लिखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑफ ऑन इट्स एक्सियल लाइन, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्ष रेखा पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो वो जो बिंदु है वो बिंदु यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर रह सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं समझने के लिए, अच्छा इसके बीच का डिस्टेंस जो है बच्चों वो तो हम लोग जान ही रहे हैं, क्या है 2a है। क्या है जी? 2a है। ठीक, एक पॉइंट पकड़ते हैं यहाँ पे, हम एक पॉइंट पकड़ते हैं P और P पॉइंट पे हम इस डायपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, कहेंगे प्लस Q से ये डिस्टेंस कुछ लेना होगा और माइनस Q से ये डिस्टेंस लेना होगा। तो कैसे लेंगे, कहेंगे रुकिए, इस डायपोल के बीच से एक पॉइंट पकड़िए और यहाँ पे इसका एक डिस्टेंस लीजिए r। तो फायदा क्या होगा, इस चार्ज से ये डिस्टेंस निकालना है तो चूंकि ये जो है 2a डिस्टेंस है, आधा डिस्टेंस a आधा डिस्टेंस a, तो हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस a। हम कुछ इस तरह से कर देते हैं, रुको इसको हम मिटा देते हैं और इसको हम कर देते हैं, ये है डिस्टेंस a और ये है डिस्टेंस फिर से a। तो अब माइनस Q से डिस्टेंस निकालना हो तो कहेंगे a प्लस r, ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, पहले r लिखें, r प्लस a। ठीक, और प्लस Q से निकालना हो ना तो r में a घटाएंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, ये वाला r में a घटाएंगे तो r में a घटाएंगे तो हो जाएगा r माइनस a। माइनस Q से निकालना हो इस P पॉइंट पे डिस्टेंस होगा r प्लस a और प्लस Q के वजह से निकालना हो तो डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस a। बच्चों समझे कि नहीं? तो हम लोग कहते हैं कि प्लस Q की वजह से इस पॉइंट पे डिस्टेंस है कम तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो जाएगा ज्यादा, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं E प्लस, और माइनस की वजह से डिस्टेंस है ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो हो जाएगा थोड़ा सा कम। तो यहाँ पे अपोजिट होगा। क्यों होगा अपोजिट तो बताते हैं, क्योंकि प्लस है तो ठेलेगा, माइनस है तो खींचेगा, प्लस ठेलेगा माइनस खींचेगा, तो ये हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम लोग एक एक करके निकालते हैं तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज की वजह से फॉर्मूला हो जाएगा K Q और डिस्टेंस क्या है r माइनस a का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, प्लस है तो ठेलेगा, तो प्लस है तो ठेलेगा तो यानी कि प्लस आई कैप। ठीक, अच्छा माइनस की वजह से क्या होगा तो कहेंगे E माइनस दैट इज K Q, नीचे में डिस्टेंस होगा r प्लस a का होल स्क्वायर और ये है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या होगा भाई, ये तो हो गया गलत बात, चलो थोड़ा सा हो गया है दिक्कत तो फिर से देख सकते हो भाई, यहाँ पे खुल जाओ जी। हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे यहाँ पे, नहीं यहाँ पे थे, यहाँ पे। चलो देखो, तो अब थोड़ा सा देख लो भाई, यहाँ पे हो गया थोड़ा सा गड़बड़, तो देख सकते हैं फिर से हम लोग जरा दिखा देते हैं। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस था a, ये था a, नहीं ये डिस्टेंस था r, तो माइनस Q की वजह से निकालना था तो था r प्लस a डिस्टेंस इस P पॉइंट के लिए, और ये डिस्टेंस था r माइनस a लिख सकते हैं। तो माइनस Q की वजह से, सॉरी प्लस Q, तो प्लस Q की वजह से यहाँ पे दिखाए थे ज्यादा वैल्यू E प्लस
और माइनस की वजह से कम था ई माइनस, ठीक है। तो ई प्लस के लिए मान आया था कितना, के क्यूब बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर और था आई कैप, और ई माइनस के लिए मान आया था के क्यूब बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। माइनस तो खींचेगा तो हो जाएगा डायरेक्शन माइनस आई कैप। तो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट पी। तो ई नेट जो वैल्यू हो जाएगा ई प्लस ई माइनस। तो ई प्लस का वैल्यू हो जाएगा के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर आई कैप प्लस, और इसका वैल्यू हो जाएगा के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, डायरेक्शन हो जाएगा माइनस आई कैप। तो जब इसको सॉल्व आप कीजिएगा ना, तो सॉल्व करने के बाद मान आएगा, सॉल्व कर ही सकते हो भाई, के क्यू कॉमन ले लो और यहाँ पे आएगा अच्छा 1 बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस आप यहाँ ले सकते हो, माइनस यहाँ पे क्या कर सकते हो भाई, आप ले सकते हो माइनस 1 बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और इधर से आप क्या कर दो, आई कैप बाहर निकाल दो, ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो मान आएगा यहाँ पर के क्यू, ये इधर जाएगा तो डायरेक्ट लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस है, ध्यान देना, तो माइनस है बच्चों, माइनस है बच्चों, माइनस है, तो इस माइनस के साथ कहानी करेंगे, ये माइनस है तो डायरेक्ट लिख, ध्यान देना, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2RA, नीचे में r माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट यदि लिखेंगे ना, लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू दी पावर होल स्क्वायर, और बाहर में है आपका आई कैप, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यही छोटा सा जगह यदि है तो छोटे से जगह पर ही हम लोग विचार करेंगे, तो देख सकते हो, देखो यहाँ पर यहाँ पे क्या लिखेंगे, अच्छा ये प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसल, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसल, के क्यू इंटू आर 2RA 4RA हो जाएगा, तो हो जाएगा के क्यू इंटू 4RA आई कैप, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो देख सकते हो यहाँ पे Q इंटू 2A इंटू आई कैप, तो इसको ऐसे लिखो, देखो 2K और यहाँ R लिख दो, और उसके बाद बचता है Q इंटू 2A, तो Q इंटू 2A इंटू आई कैप, इसको क्या लिखेंगे, इसको P लिख देंगे, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2, तो इसको यदि P लिख देंगे तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 2KR इंटू P वेक्टर बाय आर स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा ना, माइनस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ठीक। अब वो कहता है कि r का वैल्यू जो है वो बड़ा है बहुत किससे, a से, तो उस केस में तो क्या कहेंगे, इफ r ग्रेटर देन a, तो कहेंगे r स्क्वायर आल्सो ग्रेटर देन a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को कर देंगे नेग्लेक्ट, तो हो जाएगा r स्क्वायर नीचे का वैल्यू, तो ई नेट का जो वैल्यू आएगा ना बच्चों, ई नेट का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 2KR P वेक्टर, नीचे में हो जाएगा RQ, नहीं देख सकते हो, ये हो जाएगा R स्क्वायर टू दी पावर 3/2, तो 3 कटेगा, 2 कटेगा, बचेगा 3, तो डायरेक्ट लिख दिए 3, और इसमें से ये काट दो, तो बचता है कितना, कहीं गलती नहीं किए थे, बचता है 3 ना, तो KP बाय RQ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2, तो 2 से कटा, बचा है 3, तो 3 है और ये है
रुक जाओ जी, 2kr आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से के क्यू कट गया, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, 2ra 4ra हो गया बच्चों, 4ra, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3/2, तो 2kr, इसको लिख दिए हम लोग क्या जी, पी वेक्टर लिख दिए, और उसके बाद हो जाएगा 2kr पी वेक्टर, नीचे में आर स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ 3/2 क्यों लिखेंगे भाई हम, 3/2 क्यों लिखेंगे, यहाँ तो स्क्वायर था ना जी, 3/2 लिख दिए हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 ना, 2 और यहाँ 2, तो हो जाएगा 4 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा r⁴, तो 4 में इसको थोड़ा सा ना हम करते हैं, अच्छा हाँ अब देख सकते हो, तो हो जाएगा r⁴, तो एक r से एक r कैंसिल, बचता है r⁴, तो हमारा जो मान आया ना वो ई एक्सियल का जो मान आया वो आया 2k p वेक्टर बाय r³, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये तो एक्सियल पॉइंट पे है, हमको जानना है इक्वेटोरियल पॉइंट पे बच्चों, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जानने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट पॉइंट ऑफ ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर, बच्चों ध्यान देना हिंदी में निरक्षीय रेखा का एक और नाम है जिसको बोलते हैं विषुवतीय रेखा, तो कभी कभी क्या होता है कि पढ़ के गए हम लोग निरक्षीय रेखा, आ गया विषुवतीय रेखा, तो ध्यान से देखिएगा, तो ये है आपका डायपोल, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, तो ये डायपोल है, तो उसके बीच का डिस्टेंस हम लोग लेते हैं 2a, तो आधा डिस्टेंस हो जाएगा कितना a, और ये डिस्टेंस हो जाएगा फिर से a। हमको जानना क्या है, हमको जानना है कि इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन ये वाला हो गया थी, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ कहीं भी आप निकाल सकते हैं, तो हमको क्या करना है, मान लेते हैं हम एक पॉइंट पकड़ते हैं, हम एक क्या करते हैं, एक पॉइंट पकड़ते हैं यहीं पे हमको मान निकालना है, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज का नहीं टोटल की वजह से, तो हमको डिस्टेंस लेना पड़ेगा, क्या क्या लेंगे, तो कहता है कि डिस्टेंस पकड़िए आप कुछ इस तरह से, मिड पॉइंट के, डायपोल के मिड पॉइंट और जहां पे निकालना है उसके बीच का डिस्टेंस होना चाहिए r, ये डिस्टेंस a, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, √a² प्लस r², तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √r² प्लस a², उसी तरह से a है और ये r है, तो ये डिस्टेंस क्या निकालेंगे, तो लिखेंगे √r² प्लस a², ठीक है। चलिए, तो माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, देखो डिस्टेंस तो वही है, दोनों का सेम है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, लेकिन क्या है कि डायरेक्शन अलग अलग आ जाएगा, माइनस है तो खींचेगा, प्लस है तो ठेलेगा, तो माइनस है तो खींचेगा, तो भाई कैसे खींचेगा, तो कहेंगे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, माइनस है खींचेगा ऐसे, तो इसकी वजह से हो जाएगा ई माइनस, और इसकी वजह से तो कहेंगे इसकी वजह से हो जाएगा ई प्लस, ठीक है बच्चों। और यदि मान लेते हैं यहाँ पे यदि थीटा का एंगल बनाया है तो ये भी थीटा का ही एंगल बनेगा बच्चों, बनेगा कि नहीं बनेगा, एकदम बनेगा। ये लाइन और मान लेते हैं एक और लाइन पैरेलल कर दो, तो पैरेलल लाइन जो है ना तो यहाँ पे बनाता है इनर एडिशन एंगल दैट इज थीटा, तो यदि ये थीटा बनाया है तो ये भी थीटा बनाएगा, क्योंकि ये थीटा और ये थीटा सेम है, तो ये E1 प्लस और E माइनस का दो कंपोनेंट्स को हम लोग ब्रेक करते हैं वेक्टर के फॉर्म से, तो वेक्टर के फॉर्म से जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो हम लोग कहेंगे E प्लस थीटा की ओर जब है ना तो उसको कहेंगे E प्लस कॉस थीटा, थीटा की ओर कॉस में, और इधर हो जाएगा कितना E माइनस ओ रुक जाओ E माइनस कॉस थीटा, नहीं सॉरी साइन ना होगा जी, साइन होगा E माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो सॉरी प्लस वाला था ना, तो प्लस नहीं लिखना पड़ेगा, माइनस वाला जब तोड़ेंगे तो माइनस वाला क्या होगा,
इसकी और जो बनेगा, रुको दूसरा पेन से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। बनेगा ई माइनस कॉस थीटा और इधर हो जाएगा ई प्लस साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड तो हम क्या बोले, सेम है, डायरेक्शन सिर्फ जो है अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन अलग अलग, तो ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है और जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो कहता है कि ये जुटेगा और डायरेक्शन सेम में है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि चूंकि हमने देखा ई माइनस बराबर है ई प्लस, लेकिन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू बाय ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर में जब हम लोग देखते हैं तो माना डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, एक बार लिख दो ऐसे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं क्या, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी E1 का जो वैल्यू है E2 का वैल्यू वही है। तो पॉइंट P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना बच्चों, वो हो जाएगा कितना, तो कहेंगे E नेट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हो जाएगा 2E cos थीटा, डायरेक्शन किधर माइनस एक्स एक्सिस की ओर, तो हो जाएगा माइनस आई कैप। ठीक, तो 2 का 2, E का वैल्यू कितना है, तो E का वैल्यू है आपका के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डायरेक्शन हो जाएगा माइनस आई कैप। ठीक, तो ये हो जाएगा cos थीटा, लेकिन लिखे नहीं है, cos थीटा लिखना पड़ेगा। तो देखो cos थीटा का वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं, cos थीटा b बटे एच, b का मान है a और h का मान है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लिख सकते हो, तो हो जाएगा a बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट को लिख सकते हो हाफ। ठीक, तो 2kqa, तो हम लोग देखो q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हो k और यहाँ लिख देंगे q इंटू 2a। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, हमारे पास जो डाइपोल है उसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि P वेक्टर इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2a, डायरेक्शन माइनस Q से प्लस Q यानी कि आई कैप। तो Q इंटू 2a इंटू आई कैप को लिखेंगे P, तो यहाँ पर है Q इंटू 2a, तो माइनस है ना, तो क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं आई और यहाँ करते हैं माइनस। ठीक, और नीचे में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 1 और यहाँ पे है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर हाफ। तो दोनों को जब हम लोग एक साथ लिखेंगे तो लिखेंगे आर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2 बच्चों। तो Q इंटू 2a इंटू आई कैप को हम लिख देंगे P वेक्टर, तो लिखेंगे कितना, माइनस के P वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2 बच्चों। ठीक है, कहता है कि इफ r ग्रेटर देन a देन r स्क्वायर आल्सो ग्रेटर देन a स्क्वायर नेगलेक्ट ईच अदर। तो कहता है कि a स्क्वायर को उस स्थिति में क्या कर देते हैं हम लोग, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो नेगलेक्ट यदि करेंगे तो यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर टू दी पावर 3/2, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर में जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, तो कहता है कहाँ लिखे हम, अलग पेन से लिखे नहीं बच्चों, या फिर हम लोग तरीका अपनाते हैं दूसरा, देख सकते हो तरीका अपनाते हैं दूसरा, बैक आ जाओ जी, चलो देख लो एक बार, यहाँ पे आ जाओ जी, इधर क्या है, अच्छा ये यहीं पे दिखा दे। तो कहता है इफ आर ग्रेटर देन ए, तो आर स्क्वायर आल्सो ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे बच्चों। तो ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, तो मान आया था E इक्वल टू माइनस के P वेक्टर आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, तो ये 2 से 2 चला गया, तो बचता है कितना, माइनस के P वेक्टर बाय आर क्यू। समझे कि नहीं बच्चों, तो ये बात है। ठीक है, हमने क्या सीखा, ई एक्सियल, तो ई एक्सियल का जो वैल्यू है वो आता है 2kp/r क्यू।
और ई सॉरी ये वेक्टर लिख दो, और ई इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल का माना था माइनस के पी वेक्टर बाय आर क्यू, वेक्टर के साथ ऐसे देते हैं। और यदि वेक्टर के साथ यदि नहीं लिखेंगे तो सिंपल लिखेंगे ई एक्सीएल इज इक्वल टू 2kp बाय आर क्यू, और ये है इक्वेटोरियल तो इसका होता है के पी बाय आर क्यू। दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने देंगे तो होगा क्या कि ये के पी बाय आर क्यू और के पी बाय आर क्यू हो जाएगा कैंसिल, तो ई एक्सीएल बाई इक्वेटोरियल का हो जाएगा 2:1, तो ई एक्सीएल अनुपात ई इक्वेटोरियल आएगा 2:1, यानी ई एक्सीएल यदि 2% है तो इक्वेटोरियल 1% है। समझे कि नहीं? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को आगे भी बढ़ना जरूरी है। चलिए देखिए, तो एक बार इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। हमको क्या पढ़ना है, एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहेंगे? कहेंगे एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हर जगह क्या हो, समान हो। तो परिभाषा के अनुसार से यदि बात करते हैं, इफ द लाइंस ऑफ फोर्स आर इक्वी डिस्टेंस एंड पैरेलल स्ट्रेट लाइंस द फील्ड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हम लोगों को यदि समझना हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करते हैं हम लोग पैरेलल में दिखा सकते हैं ऐसे। तो इस क्षेत्र को हम लोग नाम देंगे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू सेम हो। जैसे हमने ये कहा पॉइंट ए ले लो, हमने कहा पॉइंट बी ले लो, हमने कहा पॉइंट सी ले लो। तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ई ए होगा, और बी पॉइंट पे जो होगा वो ई बी होगा, सी पॉइंट पे होगा ई सी होगा बच्चों। लेकिन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कह सकते हैं क्या कि ई ए बराबर ई बी बराबर ई सी। समझे कि नहीं? हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ना चाहते हैं इसका एक और टर्म, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ऐसा फील्ड जहां की पे प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू सेम नहीं हो। तो ऐसा चित्र हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। ऐसे मान लो क्यू है चार्ज, ये बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एकदम बनाता है बच्चों, बनाता है कि नहीं बनाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। तो ये जो क्षेत्र बना, ये जो फील्ड बना, वो बना क्या, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन मतलब क्या, नहीं बराबर, अलग अलग जगह पे अलग अलग। तो यहां पर है आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे चलिए देखिए, अब क्या है, हम लोग तो पढ़े यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं, एक डायपोल को रखते हैं, क्योंकि हम लोग डायपोल जानते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू एक खास डिस्टेंस पे यदि रहता है तो उसको हम लोग डायपोल कहते हैं। तो हमारा पर्पस क्या है कि ये डायपोल को जब हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये रोटेट करता है। तो जब जब रोटेट करता है तो एक टॉर्क उत्पन्न होता है, क्योंकि दुनिया का हर वस्तु जब रोटेट करे, जब घूमे, तो उसमें एक उत्पन्न होता है टॉर्क, उसी को हम लोग कहते हैं टॉर्क। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये वस्तु को यानी कि ये डायपोल को जब हम लोग रखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये घूमेगा। तो घूमेगा कैसे, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, यानी कि सेम वैल्यू है। तो प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा, तो कहेंगे ई प्लस इंटू क्यू फोर्स लगेगा, दैट इज एफ प्लस। और यहां पे जो लगेगा वो क्या लगेगा, एफ माइनस, जो अपोजिट में लगेगा एफ माइनस। तो लगेगा कितना, तो कहेंगे फोर्स तो लगेगा कितना, ई इंटू क्यू, लेकिन क्या माइनस में, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स लग रहा है तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस का तो साइन देना जरूरी है। तो ठीक बात है, यानी कि नेट फोर्स की यदि बात करते हैं, नेट फोर्स ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय F1 प्लस F2, F प्लस भी लिख सकते हो, F प्लस प्लस F माइनस। तो F प्लस का जो वैल्यू है वो है E वेक्टर इंटू Q, ठीक। माइनस के लिए क्या लिखेंगे, प्लस,
माइनस ऑफ E इंटू Q। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0। 0 तो होगा लेकिन घूमेगा ये, तो घूमेगा किससे बच्चों? तो देखिए यहाँ पे एक फोर्स लगा इधर, यहाँ पे एक फोर्स लगा इधर, तो ये घूम जाएगा। घूमेगा तो ये टॉर्क उत्पन्न होगा, घूमेगा तो क्या होगा? टॉर्क उत्पन्न होगा। तो उस टॉर्क को समझना चाहते हैं हम धीरे धीरे, टॉर्क को समझना चाहते हैं धीरे धीरे। कैसे समझेंगे? तो ये जो हमारा डायपोल है, ये डायपोल का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन का P जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा। कितना बना रहा है? थीटा। तो यहां से एक हम लोग ट्रायंगल की कल्पना करते हैं ये। तो ये ट्रायंगल में आपका क्या है कि ये जो थीटा है P, तो इसकी ओर यदि बनेगा तो क्या बनेगा, इसकी ओर बनेगा तो क्या बनेगा। डिस्टेंस यहां से यहां का वैल्यू है हम लोग जानते हैं 2a। ठीक है, तो ये डिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2a तो है, ये डिस्टेंस है आपका 2a, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कहेंगे थीटा के साथ है ना, तो इसलिए लिखेंगे 2a cos थीटा। थीटा के अलग cos में और थीटा cos थीटा के परपेंडिकुलर यदि है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? 2a sin थीटा बच्चों। ठीक है, ठीक। तो यदि हम लोग टॉर्क का डेफिनेशन यदि पढ़ते हैं ना, तो टॉर्क का डेफिनेशन पढ़ते हैं, टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन फोर्स एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फोर्स, यानी कि बल तथा आघूर्ण भुजा के बीच का जो लंबवत दूरी है उसका गुणनफल। तो टॉर्क इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का वैल्यू कितना है? E इंटू क्यू, दोनों में तो सेम लगता है फोर्स, तो कहेंगे E इंटू क्यू लगेगा फोर्स। और उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? दो लाइन ऑफ फोर्स के बीच, ये फोर्स एक ठो लगा, ये फोर्स एक ठो लगा, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2a। तो यहाँ लिख देंगे 2a sin थीटा। बच्चों Q इंटू 2a तो P होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो कहेंगे Q इंटू 2a इंटू E इंटू साइन थीटा। तो Q इंटू 2a को हम लोग लिख देंगे P और इसको लिख देंगे E, इसको लिख देंगे साइन थीटा। कुल मिलाकर लिख सकते हैं P E साइन थीटा। तो ये टॉर्क है। तो चूंकि हम लोग जब वेक्टर पढ़े थे 11th में, याद करो कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का वैल्यू क्या आता? मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, where the n cap is the perpendicular both vector A and B। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइन का फंक्शन है, साइन है तो पक्का क्रॉस में होगा बच्चों। यहाँ भी तो साइन है, तो A की जगह क्या है? P और B की जगह क्या है? E, साइन थीटा का साइन थीटा। यानी कि टॉर्क जो है वो वेक्टर के फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। तो ध्यान से देखिए और फिजिक्स का मजा लीजिए। चलिए, तो कहेंगे इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे? टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये जो आप देख पा रहे हैं ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर आता करता है। ठीक है, अच्छा ये चीज हम लोग थोड़ा सा कर सकते हैं कि यदि थीटा का मान अलग अलग लेंगे ना तो टॉर्क का वैल्यू कुछ अलग लगाएगा। यदि थीटा का मान 0 तो साइन 0, साइन 0 का मान 0 तो टॉर्क का मान 0 हो जाएगा। थीटा का मान 90 लेंगे ना तो साइन का मान हो जाएगा कितना? साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1, तो आता है टॉर्क का वैल्यू P इंटू E यानी मैक्सिमम वैल्यू। और यदि थीटा का वैल्यू यदि 180 लेते हैं ना तो भी होता है टॉर्क का मान 0, क्योंकि साइन 180 का वैल्यू होता है 0, इसीलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो टॉर्क जो है दो जगह पे 0 हम लोग कह सकते हैं, एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे वो कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और थीटा इज इक्वल टू 180 पे कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, ठीक। और चलिए एक टर्म और है, कुछ न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा देख सकते हो। अच्छा, ये न्यूमेरिकल हम ऐसा करते हैं कि ये न्यूमेरिकल जो है वो आपके लिए होमवर्क रहा, आप लोग बना के लेके आइएगा और नेक्स्ट क्लास जो है ना उसका डील करेंगे, देखते हैं कि ये कौन कौन बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।